तो हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के हमारे तमाम नाज़रीन का अज़ीज़ इस्लाम इंटरनेशनल के जरिए एक बार फिर खैर मकदम है। हम लेकर हाजिर हैं आज का मुद्दा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद और रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद पहला जश्न आज़ादी 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो गई हैं और बेहद खास होने जा रहा है ये मौका जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। लेकिन वादी में फिलहाल जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए खुफिया एजेंसियों के इनपुट भी मिल रहे हैं और ख़ास तौर से पाकिस्तान जिस तरह से खार खाया हुआ बैठा है उसको देखते हुए एहतियात बरती जा रही है। पाकिस्तान परस्त दहशतगर्द किसी करतूत को अंजाम न दे पाए इसके पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। यौम आज़ादी की सुबह कश्मीरियों के लिए भी एक नई रोशनी लेकर आ रही है और इस बार श्रीनगर के अलग अलग इलाकों और कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में सिर्फ तिरंगा लहराया जाएगा। चर्चा तो यह भी है कि वजीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा सकते हैं। हालांकि अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये तारीख रकम हो जाएगी। ये वही लाल चौक है जहां कौमी परचम लहराने की न जाने कितनी बार कोशिश हुई, लेकिन माहौल खराब होने की दुहाई देकर इसे रोक दिया जाता था। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ है। ये मोदी दौर है, ये मोदी युग है, ये ऐसा दौर है जिसमें कि चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं जो हमारी आंखों के सामने दिख रही है। इस पर हम बात करेंगे कि कितना उत्साह, कितनी उमंग है वादी में जश्न आज़ादी को लेकर, क्या तैयारियां हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं। पड़ोसी मुल्क 15 अगस्त को मना रहा है स्याह दिन। वो बनाए, जो मनाना है वो मनाए, जो करना है वो करें। कश्मीरी खुश है, कश्मीरियों के लिए तो एक नई रोशनी का दिन है और कश्मीरी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ उनकी जिंदगी मजबूती के साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़े, उनकी जिंदगी में वही खुशियां आए जो हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों के लोगों को मिलती हैं। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि वादी में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला जश्न आज़ादी कितना खास। मेरा दूसरा सवाल है, क्या श्रीनगर के लाल चौक पर लहराएगा कौमी परचम, जिसकी की चर्चा है, इस पर भी बात करेंगे। तीसरा सवाल, अमित शाह के परचम कुशाई करने से मुल्क और दुनिया में क्या पैगाम जाएगा अगर ऐसा होता है कि लाल चौक श्रीनगर में वो परचम कुशाई करते हैं। हालांकि अभी सिर्फ चर्चा है, मैं बार बार कह रहा हूं। चौथा सवाल, खुफिया इनपुट के बाद वादी में यौम आज़ादी की तकरीब कितनी महफूज, ये बहुत अहम बात है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी लगाई गई है। पांचवा सवाल, आम कश्मीरियों के लिए ये यौम आज़ादी लाएगी एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, इस पर भी हम बात होगी कैसे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इशारे भी दिए, इन्वेस्टर्स मीट आगे होने वाली है, तो बहुत कुछ नया होने जा रहा है, तो बहुत खास। तो आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद यौम आज़ादी की तैयारी पूरे शबाब पर। पुंछ की बात करें तो दुकानों पर तिरंगे लेने की होड़ लगी हुई है, बड़े शौक से लोग यौम आज़ादी की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ इलाकों में और कुछ इलाकों में चाहते हैं मनाना, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हिफाजती बंदोबस्त कम होंगे वो आगे आ सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद इस बार वादी में यौम आज़ादी की तैयारी पूरे जोश और जज्बे के साथ जारी है। लोग इस सिलसिले में खरीदारी और तैयारी कर रहे हैं। पुंछ जिले में तिरंगा फहराने का लोगों में जोश और शौक बढ़ गया है। लोगों में तिरंगा लेने की होड़ लगी है। इसकी वजह से दुकानों पर तिरंगे की फरोख्त बढ़ गई है। लोग इस बार खुशी खुशी तिरंगे की खरीदारी कर रहे हैं। बड़ी तादाद में बच्चे प्लास्टिक के तिरंगे खरीद रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि आज़ादी तो हमें 1947 में ही मिल गई थी, पर सही मायने में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल हुई है। इस बार की जो 15 अगस्त है उसमें यह है कि हमारी रियासत को एक बहुत बड़ा इनाम मिला है। मोदी साहब ने दिया है कि ये दफ़ा 370 हटा के आज हमें पहले कहते थे जी ये POK के हैं, ये रिफ्यूजी हैं, ये हैं, ये वो हैं, लेकिन आज हम पहले भी हिंदुस्तानी हैं, आज भी हैं, लेकिन आज हमें फ़ख्र है कि हमारे यहाँ जो 1947 से एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी, हमें अपने हुकूक नहीं मिल रहे थे। इस बार मोदी सरकार ने दफ़ा 370 हटा के हमारा वो जो धूमधाम से बनाना चाहते हैं। जो 35 से पीछे टूटा है उसकी वजह से जो हमें पहले राइट नहीं मिले थे वो अब जाकर मिले हैं। तो हम मोदी सरकार का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उन्होंने ये जो कदम उठाया है। हमने 15 अगस्त की तैयारियां इस बारी अभी से ही शुरू कर दी है। हम चाहते हैं कि हमारा 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाए। मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। आई लव माई इंडिया। हमें आज़ादी 1947 में मिली थी, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में जो आज आज़ादी मिली है वो आज मिली है, क्योंकि मोदी जी के फैसले से जो हमें
370 धारा हटा है, उससे पता लगता है कि हमें आज़ादी क्या चीज़ है। आगे हम 2 झंडों को सलामी देते थे, लेकिन आज फर्स्ट टाइम J&K में हम तिरंगे झंडे को सलामी दे रहे हैं। लोगों का जोश और उनकी तैयारियां देखकर दुकानदार भी काफी खुश हैं। दुकानदार राजेंद्र कुमार ने बताया, इस बार पुंछ शहर में तिरंगे की मांग काफी बढ़ गई है। पहले इतनी मांग नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार राखी पर भी लोग तिरंगे की मांग कर रहे हैं। बच्चे भी उस राखी की मांग कर रहे हैं जिस पर तिरंगा बना हो। 370 के टूटने के बाद जो हमारी फ्लैग की डिमांड बहुत ज़्यादा है और रखड़ी कम बिक रही है और फ्लैग की डिमांड ज़्यादा है। और जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं वो बोलते हैं कि रखड़ी में भी फ्लैग वाला होना चाहिए, कुछ तिरंगे वाला होना चाहिए, या मोदी का फोटो होना चाहिए रक्षाबंधन में। इतनी डिमांड है और तिरंगे की डिमांड बहुत ज़्यादा है। रियासत में यौम आज़ादी की तैयारी पूरे शबाब पर है। बच्चे, नौजवान सभी लोग अपने अपने तरीके से इसकी तैयारी कर रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद रियासत में ये पहला यौम आज़ादी है और लोगों का जज्बा बढ़ रहा है और यौम आज़ादी मनाने के लिए बच्चे काफ़ी पुरजोश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ तो ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, ये इस तरह की तस्वीरें आती चली जा रही हैं, हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन के लोग हैं, खासतौर से राहुल गांधी की बातें हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल, वहां का मीडिया लगातार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और बार बार उनकी बातें, उनके बयान, उनके ट्वीट उठा करके वो उनकी खबरें बनाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ये भी हालात हैं, तो वो यहाँ से ही उनको मसाला भी मिल रहा है अपोजिशन की तरफ से। आइए इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमाए, उनका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त दीपक बुत्की साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप इंडियन पोस्टल सर्विस में रह चुके हैं और मेरी खुशनसीबी है कि सियासी तज्जियाकार के तौर पर इस वक्त आप स्टूडियो में तशरीफ फरमाए। स्वागत है सर, खैर मकदम है आपका स्टूडियो में। मेरे साथ इस वक्त सैयद यासिर जिलानी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमाए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान हैं और आप मरकजी हुकूमत में HRD मिनिस्ट्री में उच्च शिक्षा समिति के सदस्य भी हैं। एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और ये वही यासिर जिलानी है जो कि हजरत बल पहुंचते हैं, ये वही यासिर जिलानी जो कि लाल चौक में जाकर के कई बार ललकार चुके हैं, हालांकि उस वक्त हालात का हवाला देकर के कभी तिरंगा फहराने नहीं दिया गया था। मेरे साथ रमेश ठाकुर जी हैं, सीनियर सहाफ़ी के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, अक्सर मेरे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और अपनी गिरा कदराएं हमारे साथ शेयर करते हैं। सर आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और रत्नेश द्विवेदी जी को हमने अपने साथ जोड़ा है, कश्मीर मामलों के जानकार हैं और जब भी कश्मीर की बात होती है तो मैं उनको अक्सर अपने साथ रखता हूँ। सर स्वागत है, इतिहास से लेकर के मौजूदा दौर है, तमाम चीज़ों की आपको बेहतर जानकारी, खैर मकदम है। आइए आगाज़ करते हैं इस बातचीत का। सबसे पहले मैं दीपक जी के पास आना चाहूँगा। दीपक बुत्की जी, पहली जश्न आज़ादी 370 हटने के बाद कैसे देखते हैं कश्मीर में? हिफाजत के पुख्ता इंतजामात हैं। अगर हम कश्मीरियों की बात करें, हमारी पहल की बात करें, तो क्या लगता है कितना बेहतर तरीके से हो पाएगा? दरअसल जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर स्टेट की बात करनी पड़ेगी, जो अब यूनियन टेरिटरी हो गई। इसके 3 हिस्से हो गए, 2 हिस्से हो गए, मगर कल्चरली 3 हिस्से हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख में और जम्मू एरिया में, जिसमें पुंछ और राजौरी भी आता है, में कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी पहले भी और आज भी जो हमको आज़ादी मनाने से रोक लेती। कश्मीर में भी मुझे याद है अपने बचपन में ऐसे मनाते थे कि हम सब स्टेडियम चले जाते थे, बच्चे लोग, बख्शी साहब के टाइम में, और बड़ी खुशी के साथ सारे बच्चे, हिंदू मुस्लिम सब चले जाते थे और आज़ादी मनाते थे। मगर बीच में कुछ सियासतकारों ने इसे ऐसा उलझा दिया कि ये इसमें कमी आने लगी। मगर मुझे अब लगता है कि अब वो दौर फिर आ जाएगा और बच्चे लोग जो हैं वो वहाँ जाएंगे और एडल्ट्स भी जाएंगे और बड़ी खुशी के साथ अपनी आज़ादी मनाएंगे। जो मौजूदा सूरत हाल है सर 370 हटने के बाद, और जैसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमने ईद उल अजहा के मौके पर भी देखा, तमाम कश्मीरी भाई निकले और बाकायदा ईद उल अजहा की नमाज अदा की। पाकिस्तान को फिर चाटा पड़ा, चमाटा पड़ा और हिंदुस्तान का अपोजिशन जो कि डरा रहा था ईद उल अजहा कैसे होगी, हो गई। यौम आज़ादी की तकरीब उससे भी बेहतर तरीके से हो, उससे भी शानदार हो, इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। वो वलवला, वो जज्बा लोगों के बीच आएगा, आपको लगता है?
मुझे लगता है कि ईद उल अजहा अभी जो हुआ वो बड़े पुरअमन तौर पे हुआ, कहीं से कोई वारदात का इंफॉर्मेशन नहीं मिली और लोगों ने जितना भी कुछ हुआ, जहां ईद मनानी थी और कुर्बानी करनी थी वो तो हो ही गई, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां चली गई थी कुर्बानियां लेकर के। इसके साथ ही मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब ये रियलाइजेशन आएगी वहाँ के लोगों में, मतलब मैं सिर्फ वाली की अब बात कर रहा हूँ, जब उनको रियलाइजेशन आएगी कि इस नई सुबह जो आई है हमारे रियासत में, जो हमारे अब यूनियन टेरिटरी में जो नई सुबह आई है, उसका तुलू जो हुआ है, इससे क्या हमारे को फायदा मिलेगा और वो आगे आकर न सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाएंगे बल्कि ईद और बाकी जो त्योहार हैं हिंदुओं के, मुसलमानों के, ये सब त्योहार बड़े खुश खरम तरीके से मनाएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही हो, आपकी बात 100% साबित हो, सच साबित हो। हम तमाम लोग ये दुआ करते हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब, मुझे याद है वो दौर भी जब आप 6 महीने पहले हजरत बल पहुंचे थे, मुझे याद है उससे पहले के दौर भी जब आप अपने संगठन, अपनी तंजीम के जरिए और उनके जरिए मुनक्किद प्रोग्रामों में कई बार आप लोगों ने भी कोशिश की कि आप लाल चौक पर जाकर के तिरंगा लहराएं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस बीच में गिरफ्तार कर लेती थी। सिर्फ वजह यह थी कि माहौल खराब ना हो। आज जो माहौल खराब होने का खदशा रहता था, जो डर दिखाया जाता था, जो 370 35 की बात की जाती थी, उसको लेकर ब्लैकमेल किया जाता था, आज वो सब मोदी हुकूमत ने खत्म कर दिया है। कैसा महसूस करें और क्या हम उम्मीद करें कि इस बार लाल चौक पर तिरंगा लहराएगा शान से? इस बार लाल चौक पे ही नहीं, पूरे कश्मीर घाटी में, करगिल से लेके द्रास तक, शोपिया से लेके अनंतनाग तक और बारामूला से लेके जो घाटी का पूरा लाल चौक से ग्रेटर कैलाश तक का जो इलाका है, या डल लेक, जो डल गेट है, जो वहाँ पे हाउस बोट है, वो तमाम जो लोग इस वक्त खुशी मना रहे हैं, उनको जो एक आज़ादी मिली है। आपने जो बात कही कि हम लोगों ने बहुत वक्फे से अपनी जो लड़ाई लड़ी 370 और 35 से, जितना खुल के हम लोगों, क्योंकि मुझे जहां तक याद आता है आप भी कई बार गिरफ्तार हुए, आप खुद पहुंचे थे, लगता है, और कई बार आपको मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जितनी बार हम लोगों ने कोशिश करी और एक लोगों को जगाने की जो कोशिश करी, उसमें जो युवा है वो पहले ही जग गया था। आप देखिए कि हमारे साथ जो वहाँ का यूथ है, बहुत ज़्यादा मैं क्लेम तो नहीं करूँगा, लेकिन 15 से 20% जो युवा अभी इस वक्त कॉलेज के अंदर है, वो हमारे साथ, हमने जब तब के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब कार्यक्रम किए, तो 1400 यूथ हमारे साथ, जिनका रजिस्ट्रेशन हमने किया था, वो यहाँ पहुँचे थे कश्मीर से, और वो बहुत ही कामयाब प्रोग्राम एक तरीके से था। और उस कामयाब प्रोग्राम के बाद हम लोगों ने कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो इंतखाब के वक्त हो, जनरल इलेक्शन के टाइम, या जब असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी तमाम लोगों ने जाके बहुत कोशिश करी थी कि किसी तरीके से, देखिए हमारी जो सबसे ज़्यादा खुशी तभी होगी जब इन इलाकों से, जब अभी हमने नाम लिया है करगिल, द्रास, इन सारे इलाकों की जो घाटी के इलाके हैं, जो थोड़े बहुत अभी भी उस कट्टर सोच के साथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, वो जब बाहर निकल के जश्न मनाएंगे। और जिस तरीके की तस्वीर आ रही, देखिए कल भी यहाँ दिल्ली में बहुत सारे कश्मीरी भाई रहते हैं जिनको 6 दिन 7 दिन हो गए थे अपने फैमिली के साथ बात नहीं करी थी। मैंने तमाम, चाहे वो डल गेट का SHO हो, चाहे वो और भी इलाके के SHO के साथ हमने राब्ता कायम किया, उसके नंबर पे उन लड़कों से, उनके गार्जियन से बात कराई, तो एक सुकून है। उन लड़कों से जो हम लोगों से बात चल रही है, उसमें एक खुशी का उनका इजहार है। देखिए मसला क्या हुआ था इमरान साहब, जब हम लोगों ने काम वहाँ शुरू किया तो मुझे लगा कि हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन यूथ साथ आए। एक सेक्शन ऐसा था, आपने उस पर हमेशा ध्यान दिया। मुझे बहुत इस बात की खुशी रहती है इमरान साहब कि आपने जब भी हम लोगों ने बताया, जिस भी सब्जेक्ट को आपने रिसर्च करके आपकी टीम ने जी सलाम पे बहुत पुरजोर तरीके से उसको चलाया। जो मंशियात का एक मामला था, जो ड्रग्स में मुलविस वहाँ के युवा हैं 43%, उनसे उनके गार्जियन, जो खास करके वंशवादी राजनीति करने वाले जो परिवार हैं, जो अलगाववादी नेता जिन्होंने उनके ऊपर कहर बरपा रखा था पिछले 30-32 सालों से, जब से 89 में मुफ्ती साहब वहाँ पे, जब यहाँ पे मरकज़ में वजीर हुए थे, उनकी बेटी वहाँ अगवा हुई थी, और उसके बाद जो आतंकवाद और दहशतगर्द घाटी में आना शुरू हुआ, और हमारे किस तरीके से पंडित भाइयों को वहाँ से निकाला गया, किस बर्बरता के साथ उनके साथ बिहेवियर रहा है, कितनी खून की दरिया बहाई गई, वो हिंदुस्तान ने देखा है। लेकिन हमने उन सारी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद बिल्कुल पॉइंट
टू पॉइंट तर्क के साथ युवाओं के साथ डायलॉग किया। अब देखिए डायलॉग करने का यह असर होता है कि आज आपको जो घाटी से सुगत तस्वीरें, चाहे वो ईद के दिन दिखाई दी या ईद के एक दिन पहले जो तस्वीरें आप जैसे पत्रकारों ने, आप मीडिया के माध्यम से जो लोगों को हिंदुस्तान के सुदूर इलाके में और हिंदुस्तान के जो बड़े कैपिटल और कॉस्मोपॉलिटन शहर में रह रहे हैं कश्मीरी भाई, उन सबको जो दिखाया कि कैसे त्योहार को वो एंजॉय कर रहे थे, वो बकरों की खरीदारी कर रहे थे, वो बकरीद की पूरी तैयारी थी, जश्न था वहां पे। और जो बात, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें उनके अंदर क्यों आई, इच्छा शक्ति वाली जब सरकार आपके सामने होती है, जिसके इतने मजबूत इरादे वाले वजीर आजम आपके पास हैं, इतने मजबूत इरादे वाले वजीर दाखिला आपके पास हैं, अमित शाह साहब जैसे, जिन्होंने जो बात कही, आप देखिए कि आम कश्मीरियों के बीच डायलॉग एस्टैब्लिश करने के लिए किसको भेजा, सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब को भेजा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं आज जो कल से चल रही है, ये वो तस्वीरें, ये देखिए फाइनल रिहर्सल की तस्वीर है जो मैं लगातार दिखा रहा हूं। जो लोग कल 15 अगस्त एक खुशी से, एक आप यकीन करें कि एक नई अनुभूति वहां पे लोगों को मिल रही है, बिल्कुल एक नई खुशी। मैं लौट रहा हूं यहां से जिरानी साहब आपके पास, लौट रहा हूं सर। रत्नेश द्विवेदी जी, कश्मीर को तो आप बहुत नजदीक से, बहुत करीब से जानते हैं। अमित शाह साहब हो सकता है कि कौमी परचम लहराने जा रहे हैं, ये भी एक अपने आप में इतिहास हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। हालांकि अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है पूरी तरह से, ये भी साफ नहीं है, लेकिन चर्चा जरूर है। कैसे देखते हैं इस नई सुबह को, और वाकई ऐसा है या नहीं? मतलब हम जैसा पेश करें, क्योंकि लोग कई बार जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, विपक्ष भी जो कहता है कि जो पाकिस्तान जिसके लिए इस्तेमाल करता है प्रोपेगेंडा, अब जब से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे वहां पर लोगों से मिलने दी जाए, खासतौर से उन लोगों से जो कि इतने दिनों से घरों में हैं, मतलब आप देखिए उस बात को पाकिस्तान और 4 बातें बढ़ा करके दिखा रहा है। तो क्या वाकई ऐसे हालात होंगे, या जो ऐसे जिलानी साहब बता रहे हैं या दीपक जी जिसकी पेशन गोई कर रहे हैं वो स्थिति हो रही होगी? क्योंकि आप कश्मीर को जानते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखिए, मैं अपनी बात को 3 हिस्सों में रखूंगा। पहला तो ये देखिए, सरकार ने एक नई सुबह दी है इस समय पूरे देश में। मैं तो ये कह रहा हूं 370 और 35 से हटने के बाद से ही पहले से ही पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है, एक नई वेव आई है, एक नई एनर्जी आई है पूरे देश में। जिस तरह की योजनाएं हैं, जिस तरह के प्लान चल रहे हैं, कश्मीर में 370 और 35 से हटने के बाद से एक अजीब सी एनर्जी आई है। दूसरी चीज, कश्मीर में या बाकी हिंदुस्तान? बाकी हिंदुस्तान अब वो तो एक अटूट हिस्सा है, तो बाकी हिंदुस्तान में लाजमी, और कश्मीरी हमारे भाई बहन जो है वो पूरे हिंदुस्तान में भी हैं। तो जहां जहां है या जो कश्मीर में है, सब जगह उनके अंदर, और जो बाकी प्रदेशों में हमारे और हिंदुस्तानी भाई बहन है, सबके अंदर ये देश में इस समय एक जुनून है, एक एनर्जी है जो एक नई सुबह की तरफ देश को ले जा रहा है। देखिए, इस वक्त दुश्मन हर उस मौके की फिराक में है जहां से उसको फायदा हो सकता है, और इसके 3 स्तर होते हैं, एक कूटनीतिक, एक राजनीतिक और एक सामरिक। तो अभी पाकिस्तान सारी चालें अपनी कूटनीतिक स्तर पे चल रहा है। जहां वो चीन की तरफ भागा, वो यूनाइटेड नेशन की तरफ भागा, वो टर्की की तरफ से समर्थन लेने के लिए आया, वो सऊदी अरेबिया की तरफ गया, वो यूनाइटेड अरब अमीराट्स की तरफ गया, सब तरफ उसे ठंडा जवाब मिला, सिर्फ टर्की को छोड़ के। अभी यूनाइटेड नेशन में उनको सुबह सुबह आ गया कुरैशी साहब का कि हमें कोई हार लेके खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये एक टका सा जवाब मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर देश, मैंने एक बार और कहा था, प्रधानमंत्री ने जो वैश्विक दौरा किया था उससे इतने दोस्त बन गए हैं भारत के कि हर इस मुद्दे पे सभी ये कह रहे हैं कि भारत का आंतरिक मामला है, इसमें हम कोई सहयोग करने को, पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी पाकिस्तान कूटनीतिक स्तर पे सारी चालें चल रहा है और कश्मीरी लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसको फायदा कैसे मिल रहा है? फायदा जो हमारे, देखिए सोशल मीडिया आज सब जगह है। आप जो ट्वीट कर रहे हैं, आप जो फेसबुक पे डाल रहे हैं, आप जो लिंक्डइन पे डाल रहे हैं, आप जो इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, सब कुछ सब जगह अवेलेबल है। तो जो कुछ हमारे यहाँ से कुछ इस तरह की ट्वीट हो जाती है, चाहे आपने विपक्षी पार्टियों की बात करी या कहीं से भी, जो एक मीडिया का भी एक हिस्सा है, उसको वो अपनी तरफ मोल्ड करके उसको एक तरह से कूटनीतिक तरह से अपने फेवर में करके उसको ये दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए भारत में भी एक हिस्सा बड़ी तादाद में है जो इस एक्शन का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए
आपके टीवी चैनल ने खुद दिखाया, कल से दिखा रहा है, परसों से दिखा रहा है, ये जो ईद उल जुहा का त्योहार था कितने धूमधाम से मनाया गया। और रही बात, ये कह रहे हैं कि लोगों के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, चप्पे चप्पे पे ये है वो। तो ये सुरक्षात्मक कदम एहतियातन, प्रधानमंत्री ने जिस दिन देश को संबोधित किया था उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था एहतियात के तौर पे। हमें पाकिस्तान का डर नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये एहतियात के तौर पे कदम उठाए हैं कि खुदा न खास्ता कुछ ऐसी बात हो जाए तो हमें पूर्ववर्ती सूचना उस चीज की। आप देखिए हमारे एनएसए वहां मौजूद हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि जैसे आपने कहा, अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब, वहां पे लाल चौक पे तिरंगा इस बार फहराना ही फहराना है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे भी लगता है अगर उनके प्रोग्राम वो तो खैर यासिर जानी साहब भी तस्दीक करेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो अगर ये हवा है तो ये तुरंत भी हो सकता है, अगर चाहे तो वो तो ऐन वक्त पे भी हो सकता है। अगर ये ठान लिया होगा और अगर तारीख रकम होनी होगी तो वो तो होकर रहेगी, फिर चाहे एजेंसियां लाख मना करें या तमाम करें, लेकिन जिस तरह का नेचर है मैं वो बता रहा हूं। और जिस हुकूमत की जो दृढ़ इच्छा शक्ति रही है, एक बात उसकी बात कहूंगा, इस समय मीडिया को बड़ी रेस्ट्रेन्ड जर्नलिज्म दिखाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी चैनल की मैं स्पेशली तारीफ करूंगा, जितने भी आपके सिस्टर चैनल्स हैं, मैं सारे चैनल्स को बड़ा मीडिया क्रिटिक होने के साथ मॉनिटर करता हूं। इतनी बढ़िया रेस्ट्रेन्ड जर्नलिज्म आपकी तरफ से आ रही है, वहीं पे दूसरी बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको ये बताऊं, चप्पे चप्पे पे हमारे रिपोर्टर लगातार, हमने लगातार ऐसा इंतजाम किया है जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कि हेलीकॉप्टर से हवाई, हमने श्रीनगर के जगह जगह की हम वो भी दिखाना चाहेंगे आपको। देखना सिर्फ जी मीडिया के पर्दे पर आपको दिखेगा कि कैसे श्रीनगर में और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा लहराया गया, उसका इंतजाम किया है। बस उसके लिए इंतजार कीजिएगा थोड़ा सा। मैं आना चाहूंगा आपके पास रमेश ठाकुर जी। रमेश जी, यौम स्याह मनाएगा 15 अगस्त को पाकिस्तान, और वो तमाम कोशिश करने की फिराक में है वो कि यहाँ जम्मू कश्मीर में खासतौर से वादी के लोगों पर इसका असर हो और उनको ये एहसास हो कि वो मजलूम हैं। लेकिन ये सब, ये जो नाटकबाजियां हैं और ये स्याह और ये सफ़ेद, ये अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लोगों को जब ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि उनकी ज़िंदगी में कैसी तरक्की आ रही है, तो ये स्याह और सफ़ेद सब निकल जाएगा। तो इस प्रोपेगेंडे को आप कैसे देखते हैं और कितना असर होगा उसकी इस हरकत का, आपको लगता है क्या? नहीं, हरकत क्या होगी, ऐसा कोई कुछ बचा नहीं है कि हरकत कोई आगे सामने आके अब कोई अपने वो चीजें, पुरानी जो चीजें अब तक दिखाते आए थे, कोई ऐसा कुछ कर पाए। लेकिन पूरे एपिसोड में अगर हम देखें, जो पटकथा जो लिखी गई है कि आज वहाँ की जो फिजा है और जिस तरीके सौंधी खुशबू आ रही है जो कमोबेश हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में हमें सूंघने को मिलती है, वो आज घाटी में हमें सूंघने को मिल रही है। कभी हमने ये नहीं देखा है पत्रकारिता में, इतना साल हो गया, वर्षा हो गया हमें पत्रकारिता करते हुए, कि एनएसए खुद किसी स्टेट में जाके जहां दंगा होने की खबरें होती हैं संभावित, वहां खुद जाके लोगों से मिल रहे हैं, हवाई वहां पे यात्राएं कर रहे हैं, जाके हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। हमने कभी नहीं देखा। एनएसए का काम होता था सुरक्षा सलाहकारों से बात करना और जितने भी इनपुट आते थे खुफिया एजेंसी से उन पर फॉलो लेना और बात करना, ये होता था। लेकिन पहली दफा ये हो रहा है कि एसी के कमरों से निकल के ये लोग उन फिजाओं में जाके घूम रहे हैं जहां कल या परसों कि संभावित कोई घटना घटने वाली है। अब जिस तरीके से आज पूरे दिन गृह मंत्रालय में मीटिंगों का दौर चलता रहा है, उनका कारण यह था कि कल इंडिपेंडेंस डे जब पाकिस्तान मनाएगा तो इस बार उनके लिए बड़ा खास मनाया जा रहा है और बड़े इंतजामात किए गए हैं। इंतजामात इसलिए करे गए हैं, इमरान खान इस बार इस्लामाबाद छोड़ के इस बार पीओके में आ रहे हैं, वहां झंडा फहराएंगे, वहां लोगों से बात करेंगे। ये डर है, ये डर उनके अंदर ये समा गया है कि एक तो हमें कश्मीर जिस पे हम दावा करते आए थे वे फिजूल का, वो तो निकल गया। जो हमारे हाथ में है कम से कम वो तो बचा रहे, वो भी ना निकल पाए। वहां के आवाम को ये लोग वर्गलाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ में हैं, मेरे ख्याल से आज एक वहां का ये उसी बात का डर है जो अमित शाह ने संसद से कहा था कि अब हमारा टारगेट हदफ जो है वो पीओके, मकबूजा कश्मीर। एक चीज ऐड करूंगा, जिस तरह से जो वहां हमारी सेनाएं मौजूद हैं, उन्होंने ईद उल जुहा के मौके पे लोगों को भाजियां पहुंचाई और बाकी चीजें। सर 2.5 लाख कुर्बानी के जानवर
जानवरों का वहां पर हुकूमत के जरिए इंतजाम किया गया था ताकि लोगों तक पहुंच सके। गैस सिलेंडर घर घर गाड़ियों से पहुंचाया गया ताकि लोगों को ये एहसास कमतरी ना हो कि हम किसी तरह से हम अलग थलग पड़ गए। बिल्कुल। और उसी तरह वहाँ जो त्योहार में वहाँ के नागरिक शामिल थे, उन्होंने सैनिकों के साथ मिलकर त्योहार उन्होंने अपने घर पे बुलाया, खाने पे बुलाया और उन्हें पूरे त्योहार में शामिल किया, मिलजुल के त्योहार। अब जो कुछ मीडिया का एक हिस्सा, ज्यादातर मैं डायरेक्टली नहीं कहूंगा लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह की कुछ पोर्ट्रे किया था, वो चीजें जब सरासर आप एक मुआयना करें, कुछ जर्नलिस्ट हमारे वहां पे हैं, आप उनकी रिपोर्ट, उनके ट्वीट्स देखिए कितनी तरह वो बिल्कुल इस पर बात करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, पूरी वस्तुस्थिति बिल्कुल बता मैं आ रहा हूं सर आपके पास, इस पर भी हम तफसील से चर्चा करेंगे। एक छोटा सा वक्फा यहां पर लेते हैं, इस चर्चा को ख्याल से सुनिएगा और खासतौर से हमारे जम्मू कश्मीर के नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा जी सलाम को देखते हैं, ये आपके लिए है। यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी जो जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार आ रही है, उसको देखते हुए आपकी क्या तैयारियां हैं, उस पर भी इस चर्चा से आपको बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा और जो हिफाजती इंतजाम है उस पर भी बात करें।